बच्चों आज हम जो है शीट डिस्कशन में एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए डिस्कस करते हैं। बच्चों इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर की 3 कंडीशन आपको क्लास नोट्स में लिखाई रखी है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम होने चाहिए, सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिफाइन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, गिव वन एग्जांपल। बच्चों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से होता है? बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की वजह से होता है, साइक्लिक रिंग की वजह से होता है। अब इसके एग्जांपल अपन ने इतने सारे एग्जांपल क्लास नोट्स में कर ही रखे हैं बेटा। यहाँ अलग अलग ग्रुप लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ऑक्साइम के रिंग के अक्रॉस भी अलग अलग ग्रुप लगा दो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। थर्ड कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ये देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप सेम है, सॉरी यहाँ पे तो डिफरेंट है, यहाँ सेम है, तो इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। साइक्लोएल्किन अप टू 7 कार्बन एटम डू नॉट शो जीआई। ये वाला बेटा रिंग की साइज देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिंग की साइज देख लो। रिंग की साइज है 8 मेंबर, 8 मेंबर या उससे ज्यादा होने पर वो जीआई शो करेगा। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा। बच्चों इसमें देखो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों अलग अलग हैं और दोनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये बच्चों जीआई शो करेगा। वही साइक्लोएल्किन अप टू 7 कार्बन एटम जो नॉट शो जीआई। और मैंने ये भी बताया था कि जो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है बच्चों वो सेम हाइब्रिडेशन में होता है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ देखिए बच्चों दोनों ग्रुप डिफरेंट है लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन बच्चों रिंग के रेस्पेक्ट में देखो, रिंग के रेस्पेक्ट में जीआई शो करेगा। यहाँ पे एच और मिथाइल दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये जीआई शो करेगा। इसके बाद अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ से गए इधर और इधर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये वाला कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। इस वाले में लास्ट ऑप्शन में यहाँ डबल बॉन्ड है, दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ से तो बच्चों जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ से क्या शो करेगा? जीआई। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है। इसके बाद A4 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड विल गिव्स 2 प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन विद NH2OH। बच्चों इसका कंसेप्ट मैंने बताया था, अगर ऑक्साइम बनने के बाद जीआई शो करता है तो वो 2 प्रोडक्ट बनाता है, और अगर जीआई शो नहीं करता तो 1 प्रोडक्ट बनाता है। देखो फर्स्ट का ऑक्साइम मैंने बना लिया, ठीक है, इधर गए दोनों डिफरेंट जीआई शो करेगा। यहाँ पे ये बेटा ये भी जीआई शो करेगा, दोनों डिफरेंट है। ये देखो दोनों ग्रुप सेम है, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो मतलब ये वाला जीआई शो नहीं करेगा बच्चों। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, जीआई शो करेगा। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, जीआई शो करेगा। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एच और साइक्लोप्रोपेन जीआई शो करेगा। नेक्स्ट बच्चों B1 क्वेश्चन है, B1 क्वेश्चन देखते हैं। असाइन इजेड टू द फॉलोइंग कंपाउंड, ये इनका हमें इजेड नोमेनक्लेचर करना है बच्चों। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कार्बन 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 के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन बच्चों इसका ट्रिपलेट बनेगा, इसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, इधर ये कार्बन 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 के बाद कार्बन नाइट्रोजन, इधर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये हो गया Z। सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम प्रायोरिटी। इसमें देखो बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी किसको गई? I को, इसमें सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको गई है? ऑपोजिट साइड है, तो क्या बोल दूं इसे? E। इसमें देखिए बच्चों ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी H और यहाँ पे इस वाले को जाएगी, तो दोनों प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड है, वी कॉल इट E। इन दोनों में बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी किसको गई? Cl को। ड्यूटेरियम और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको गई? मिथाइल को, तो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप इधर है, सेम साइड आने को क्या बोलेंगे बच्चों? Z। इसके बाद B2 क्वेश्चन है बच्चों, B2 क्वेश्चन में है गिव द आईयूपीएसी नेम विद स्टीरियोकेमिकल। आईयूपीएसी नेम और स्टीरियोकेमिकल देखना, पहले तो देख लेते हैं क्या ये दोनों में प्रायोरिटी साइन करो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, तो बच्चों ये तो हो गया Z। ठीक है, अब Z है और इस पे का नाम लिख लेते हैं आईयूपीएसी 1 2 3 4 5 6, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों 5 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स 2 इनेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका बी वाला पोर्शन बच्चों। पहले इजेड कर लेते हैं, इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको गई, इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको गई, तो ये हो गया Z। ठीक है, तो ये हो गया Z। अब इसका आईयूपीएसी नेम करना है बच्चों। इधर से डबल बॉन्ड को सेकंड नंबरिंग जा रही है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबरिंग जा रही है, तो हमें लोवेस्ट जो है मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है। 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 कार्बन की पेरेंट चेन, तो बच्चों 6 पर क्या है? 6 मिथाइल, नेम हो गया इसका 6 मिथाइल, 7 फिनाइल, 7 फिनाइल, पेरेंट चेन कितने कार्बन की? ऑक्ट 6 इन 1 आइन, दैट इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद बच्चों B3 क्वेश्चन है। B3 का फर्स्ट पोर्शन है कि हमें इसके सिस्टांस ड्रॉ करने हैं और डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। बेटा सिस्टांस ये यहाँ पे ऐसा रहेगा, सिस्टांस ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये इधर। बेटा इसमें दोनों वेक्टर जो हैं अपोजिट आ रहे हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट तो हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पूछा है मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वाले का ज्यादा होता है क्योंकि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अगेन थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसमें तो ये क्या है, ये पोलरिटी के ऑपोजिट जा रही है, इसकी पोलरिटी आ रही है, तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सब अपन ने क्लास नोट्स में कर ही रखे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम C1 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन डायोसेजेन इज। अब इसमें हमें कायरल सेंटर देखने हैं बच्चों। कायरल सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई छूटा तो नहीं अपन से, तो दोबारा से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 हो गए बच्चों। इसके बाद जो C2 नंबर का क्वेश्चन है, C2 नंबर में कायरल सेंटर पूछे हुए हैं बच्चों। एक तो ये वाला एक और एक ये वाला होगा बच्चों। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं। रेजोनेंस में जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेंगे यहाँ पे, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं होगा। उसके बाद अगेन C1 में अगेन वही कायरल सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका सेकंड ऑप्शन, इसमें कायरल सेंटर हमें काउंट करने हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 कायरल सेंटर प्रेजेंट है बच्चों इसमें। इसके बाद बच्चों सेक्शन डी में आते हैं अपन। सेक्शन डी में जो है वो RS नोमेनक्लेचर वेरी सिंपल, फर्स्ट प्रायोरिटी कर दो। फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड प्रायोरिटी CHO को, क्योंकि यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन इसका डुप्लीकेट बनेगा, इसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। तो ऐसे जा रहे हैं, S जा रहे हैं, बोलो क्या आएगा R। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी आ जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या बेटा S। इसमें देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे जा रहा हूँ, S जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या R, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, S जा रहा हूँ, बोलो क्या आएगा R। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे जा रहा हूँ, S जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या R। बहुत सिंपल है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम D2 क्वेश्चन में जो देखते हैं, D2 क्वेश्चन में पूछा हुआ है DL नोमेनक्लेचर। DL नोमेनक्लेचर ये टॉप मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, इधर है, तो ये तो D हो गया बच्चों, क्योंकि हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल D, लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L। जैसे ये हो गया बच्चों 1 2 3 4, तो ये 2D 3D। बच्चों ये कौन सा प्रोजेक्शन दे रखा है, वेस्ट प्रोजेक्शन। मैंने आपको जो DL नोमेनक्लेचर सिखाया था वो फिशर प्रोजेक्शन पे सिखाया था, तो मैं इसको फिशर में कन्वर्ट कर लेता हूँ बच्चों। इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए इसका RS कर लूँ। फर्स्ट प्राइड RS करने के लिए मुझे एक स्विच करना पड़ेगा, एक स्विच करके ये H यहाँ आ गया, NS2 यहाँ आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे जा रहा हूँ बच्चों, मैं इसमें क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। R आना चाहिए, लेकिन एक स्विच किया तो क्या हो जाएगा S। अब मुझे बच्चों यहाँ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐसे रखने हैं कि ये S आ जाए। देखिए इधर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी ऐसे R जा रहा हूँ, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे S, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया L। इसके बाद जो D3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमसे बच्चों RS पूछा हुआ है। RS में वेरी सिंपल है, प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको गई, इस वाले को, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको गई, सेकंड प्रायोरिटी इसको गई, थर्ड प्रायोरिटी इसको गई, लेकिन वही लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे नहीं है, डैश लाइन पर नहीं है। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर नहीं है, तो इसको डैश लाइन पर लाना पड़ेगा। तो बच्चों ये इथाइल इधर आ गया, मिथाइल इधर चला गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज एक स्विच किया इसलिए R। सेकंड एग्जांपल, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, OH को गई, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। अगेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे नहीं है बच्चों, डैश लाइन पे नहीं है, तो एक स्विच करना पड़ेगा। एक स्विच किया तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी ऐसे जा रहा हूँ मैं, ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या R। एक स्विच किया है क्योंकि मैंने। अगेन बच्चों इस वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो बच्चों क्या आएगा R।
इसमें बच्चों एक स्विच करना पड़ेगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे नहीं है, डैश लाइन पे नहीं है, तो एक स्विच कर दिया तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो मतलब ऐसे जा रहा हूँ, एस जा रहा हूँ, एक स्विच किया है तो क्या आ जाएगा बच्चों, आर। ठीक है। हाँ बच्चों, अब अपन एक्सरसाइज के पार्ट सेकंड पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है कि ये जो एक्स वाई जेड है इनकी वैल्यू क्या हो सकती है कि जिससे ये जीआई शो करे। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक्स के अक्रॉस देखते हैं, यहाँ दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। तो बच्चों यहाँ एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ जेड की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, तो दोनों ग्रुप सेम है तो बच्चों जीआई शो नहीं करेगा। तो अगेन यहाँ एच की वैल्यू आप एच, सीएल या बीआर में से कुछ भी ले सकते हो, वाई। अब बच्चों बोल रहा है कि जीआई शो करेगा क्योंकि यहाँ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो यहाँ एच की वैल्यू बच्चों हाइड्रोजन नहीं होगी, सीएल ए, यहाँ पर सीएल हो सकती है, बीआर हो सकती है, सीएल और बीआर होने पे ये जीआई शो करेगा। डेट्स वाई जो है इसमें सीएल और बीआर देख लीजिए, जो भी कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को देख के आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर आता है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन, A2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये वाला कंपाउंड जो है वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने आपको बच्चों एक कंसेप्ट बताया था, ओड इवन कंसेप्ट। इवन नंबर में क्या है बच्चों, इवन नंबर में डबल बॉन्ड है, इवन नंबर में डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट और लास्ट सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर A3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आपको 4 स्ट्रक्चर दे रखी है, इन स्ट्रक्चर को बना लीजिए। इस स्ट्रक्चर में देखो कौन सा नहीं करेगा, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। बच्चों दोनों ग्रुप सेम आ गए इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन A4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों ग्रुप सेम है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद आता है क्या, A5 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों जो इसके 5 के A ऑप्शन में दोनों ग्रुप डिफरेंट है, B ऑप्शन में दोनों ग्रुप डिफरेंट है, C वाला ऑप्शन B में भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एटम और ग्रुटन डिफरेंट है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दिस। बच्चों सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड आइसोमर। सिंपल सा है बेटा, प्रायोरिटी कर लो जेड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, इसका मतलब है ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं जेड। इसके बाद आता है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्ट कौन सा है। देखो बच्चों सॉल्युबिलिटी पूछा है तो सॉल्युबिलिटी में इधर देखिए, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें इधर इधर ये ऐसा और ये ऐसा, तो बच्चों इसका डाइपोल ज्यादा आएगा, इसका डाइपोल इसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगेन पूछा है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें जो कायरल सेंटर है वो हो गए बच्चों 5 कायरल सेंटर। इस वाले में देखते हैं इसमें कितने कायरल सेंटर हैं बच्चों। सॉरी ये यहाँ पे सीएल नहीं लगाया, यहाँ पे 1 2 3, ये दोनों मिथाइल दोनों सेम है, तो इसमें 3 जो आंसर पूछा है वो x माइनस वाई करके पूछा हुआ है, आंसर कर लेना। 5 में से 3 गए तो 2 बचे। अगेन इसके बाद C2 क्वेश्चन आता है बच्चों, कायरल सेंटर। इसमें कायरल सेंटर का नंबर आपको फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के लोन पर रेजोनेंस में जा रहे हैं, इसलिए इसको हम कायरल सेंटर में काउंट नहीं करेंगे। और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि बच्चों डबल बॉन्डेड वाला है, तो 1 2 3 4 5 आंसर। नेक्स्ट सेक्शन डी में बच्चों अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो बेटा जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो जो है डीएल के फॉर्म में दे रखे हैं। डीएल बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूँ मैं, आरएस कर लेता हूँ पहले। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है तो मुझे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बच्चों डैश लाइन पर रखना पड़ेगा, तो डैश लाइन पर रखना पड़ेगा, तो एक स्विच कर दिया, मतलब H यहाँ चला गया, CS3, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी इसको चली गई, तो ऐसे गया S जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या R। अब मुझे इसे R रखने के लिए ऐसा रखना पड़ेगा NS2 COOH CS3, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, सॉरी ऐसे करूँगा तो ऐसा आ जाएगा, तो ये यहाँ पे NS2, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी S जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या R, इसका मतलब ये हो गया कैपिटल D। अब इस वाले का ही सेकंड ऑप्शन देखो बच्चों, ये आपको दे रखा है, ये वाला आपको दे रखा है बच्चों ऐसा। इसमें आपको डीएल नोमेनक्लेचर करना है, लेकिन डीएल नोमेनक्लेचर करने के लिए C1 कार्बन टॉप पर होना चाहिए, C लास्ट कार्बन बॉटम पे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, हमें 180 घुमाना पड़ेगा
बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि भाई फिशर पोजीशन को 180 घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं, वर्टिकल लाइन को पकड़ करके। तो ये जो वर्टिकल लाइन है फिशर पोजीशन की, इसको पकड़ के घुमाओगे तो घुमाते टाइम मैंने बेटा पढ़ाते टाइम आपको बताया भी था कि घुमाओगे तो जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, ये ऐसा आ जाते हैं। तो बेटा ये 1 2 3 4, ये भी L, 2 पे L और 3 पे भी L। इसके बाद D2 क्वेश्चन में बच्चों पूछा हुआ है एस आइबुप्रोफेन। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, तो 4 ऑप्शन का आप RS चेक कर लें, ठीक है। इसमें देखिए एस कौन सा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूं मैं, कैसे जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर है तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे 4 ऑप्शन चेक कर लेंगे तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही आ जाएगा। अब बच्चों D3 जो क्वेश्चन है, D3 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फिशर पोजीशन सेम रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बच्चों सेम फिशर पोजीशन के लिए RS सेम होना चाहिए, तो मैं RS कर लेता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज एस जा रहा हूँ, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसलिए R आएगा। अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पर है बच्चों, वर्टिकल लाइन पर है, तो हमें R जा रहा हूँ तो R आएगा। देखिए इनके बेटा एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम है, नोमेनक्लेचर भी सेम है। इसका मतलब ये जो है वह सेम कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन D4 नंबर क्वेश्चन। इसमें बच्चों जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि भाई इसका IUPAC नाम क्या है और इसकी स्ट्रक्चर्स भी कैसे, ठीक है। तो बच्चों 2 पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2 पर D, 3 पर L, 4 पर D और 5 पे भी D। IUPAC ने 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 2, 3, 4, 5, 6 5 बार है पेंटा हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन प्लस L, हेक्सेन L, ठीक। इसके बाद बच्चों D5 क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एस पेंटेंट टू ऑल। सबसे पहले 5 कार्बन गिन लीजिए सभी ऑप्शन में, 1 2 3, ये बेटा C2H5 है, 4 5। और पूछा है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए, RS नोमेनक्लेचर में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। R जा रहा हूँ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, S हो जाएगा। इसके बाद D6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, विच फीचर पोजिशन रिप्रेजेंट द वेस्डेज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका RS कर लें, इसका RS कर लें। RS फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ बच्चों, S जा रहा हूँ, तो आप ऑप्शन चेक कर लें। जैसे हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, BR C2H5 H CS3, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। S कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज S, तो SS आ गया, सेम आंसर। अगेन D7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। बेटा सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 3 स्ट्रक्चर दे रखी है, तीनों का RS कर लें। जिनका RS सेम आ जाता है उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच हैज D कॉन्फ़िगरेशन। बेटा 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं, करेक्ट फिशर पोजीशन नहीं है, इसे स्विच करना पड़ेगा बेटा। COOH CS3 मैंने एक स्विच किया, इन दोनों में एक स्विच किया। अब दूसरा स्विच मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में करूंगा, और मैंने आपको बता रखा था बेटा 2 स्विच करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, 2 स्विच करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी लाइट के स्विच को 2 बार दबाओगे तो अगर वो लाइट ऑफ है तो ऑफ ही रहेगी, चालू है तो चालू रहेगी। तो ये देखिए D पूछा है, ये OH राइट हैंड साइड पर है, ये D। बच्चों सेक्शन E डिस्कस करते हैं। सेक्शन E का फर्स्ट में जो पूछा है कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। बच्चों ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर में सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरा का पूरा sp2 है, तो sp2 है तो प्लेनर है, तो पूरा का पूरा इसमें प्लेन भी है, सेंटर भी है। इसमें बच्चों केवल क्या है, इसमें प्लेन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें बेटा ये पूरा का पूरा प्लेनर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस आइसोमर में होती है, ट्रांस नहीं है, फ्लोरीन के ऑपोजिट फ्लोरीन नहीं है। बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे काट सकते हैं या ऐसे काट सकते हैं, पूरा स्लाइस कट कर सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं, या इस तरह काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बच्चों ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर में CS प्रेजेंट होती है, CS प्रेजेंट होती है, प्लेन भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसके डायगोनल से काट दें हम, डायगोनल से काटेंगे तो बच्चों H मिथाइल और H आधे आधे कट जाएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास E2 क्वेश्चन, फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब बच्चों देखो ये CO सेम, NH सेम। अगर मैं इसको डायगोनल से काट दूं, इसके डायगोनल से काट दूं ऐसे, मतलब ये मिथाइल और H लेके ऊपर से ऐसे खड़ा करके, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, नहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
बच्चों ये बी आर और सी एल दो वैलेंसी है, दो वैलेंसी अलग है। अगर इन दो वैलेंसी को काट दो ऐसे खड़ा करके तो इसमें प्लेन चला जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। इसमें बच्चों ऐसा कैसा प्लेन चला जाएगा, प्लेन चला जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो इधर ये 4 मेंबर रिंग है, इसमें एक सीएल ऊपर है, इसमें भी एक सीएल ऊपर है, तो ये सीएल ऊपर है तो बेटा ये इसको ऐसे घुमा दूं, मैं ऐसे घुमा दूं तो डेट्स वाई इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बच्चों ये मेरे पास ये ट्रांस आइसोमर है, तो ट्रांस आइसोमर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चों 6 मेंबर रिंग मैंने एज्यूम कर लिया, देखिए 6 मेंबर रिंग एज्यूम करा रहा हूं मैं आपको, एक ऐसे 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 6 मेंबर रिंग बना लीजिए आप, एक बी आर ऊपर है और एक बी आर नीचे है। तो देखिए बच्चों इसको ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब प्लेन सेंटर एक्सिस तीनों प्रेजेंट है। इसमें बच्चों ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, सॉरी इथाइल ग्रुप, ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, दो वैलेंसी सेम है, इसलिए इसमें प्लेन चला जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है बच्चों, इसकी चारों वैलेंसी अलग है तो ना तो इसमें प्लेन जाएगा, ना सेंटर जाएगा, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इसमें सारी सिमेट्री एब्सेंट है। बच्चों हम पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं सेक्शन ई में। पहला कंपाउंड ऐसा दे रखा है, तो बच्चों देखो ट्रांस दे रखा है आपको, तो ट्रांस देखने पे क्या फीलिंग आती है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटा कि अगर एक आर और एक एस होता है या एक एस आर होता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है। अगर दोनों सेम साइड होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी और अगर ऑपोजिट साइड होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब मैं बच्चों इसका आरएस कर लेता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी सीएल को, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, कैसे जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ऐसा आएगा। इसमें देखो बच्चों एक स्विच करना पड़ेगा, बच्चों मुझे एक स्विच करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा हूं, लेकिन एक स्विच किया है तो आर आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें एक ये आर है, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री? कौन से कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री? आप ए ऑप्शन देखेंगे बच्चों तो चारों एटम और ग्रुप एटम सेम है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बी ऑप्शन में भी चारों एटम और ग्रुप एटम सेम है, डी ऑप्शन में भी चारों एटम और ग्रुप एटम, सी ऑप्शन में दो ग्रुप सेम है। तो दो ग्रुप सेम है तो बेटा इन दो ग्रुप को आप काट सकते हो, इन दो ग्रुप को आधे आधे काट दोगे इधर से तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। उसके बाद बच्चों थर्ड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल? कायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिसमें प्लेन और सेंटर एब्सेंट हो? बच्चों ये ट्रांस है, इसमें ना प्लेन जा रहा है ना सेंटर जा रहा है, इसमें भी ना प्लेन काट सकते हैं ना सेंटर काट सकते हैं, इसमें भी प्लेन और सेंटर नहीं काट सकते, एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग हैं। तो ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल। कायरल का मीन्स बताया था, कायरल मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे क्या नहीं होते, सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। बच्चों शीट का सेक्शन एफ आपको होमवर्क में दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों F1 का फर्स्ट ऑप्शन ये वाला है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसे स्विचिंग कॉन्सेप्ट से कर लो या फिर इसे आरएस करके कर लो। देखिए मेरा इंटेंशन है क्या, जो इंटेंशन है उसको ध्यान से देखना कि जो अपन ने ऐसा लिखा हुआ है, जैसे सॉरी ये F, ये Cl, ये सॉरी यहाँ पे तो सॉरी I है और यहाँ पे Br है, ठीक है बच्चों। तो फिर इसमें F I, ये Br I Cl और F। तो देखिए हमें क्या करना है बच्चों, Br को यहाँ लाना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसको देखो एक एक को देखना है आपको। Br को हॉरिजॉन्टल लाइन पे, Br को इधर लाना है तो आप Br को यहाँ लिया, I इधर आ गया, तो एक स्विच किया आपने, एक स्विच किया। अब दूसरा इंटेंशन क्या है आपका कि आपको जो है I को नीचे लाना है, तो I को आप नीचे लिया है, दूसरा स्विच किया आपने, I को नीचे लिया है तो ऊपर आ गया C। अब आपको F को ऊपर लाना है तो F को ऊपर ले गए, यहाँ आ गए, तो टोटल आपने यहाँ से जाने पर 3 स्विच किए हैं बच्चों, 3 स्विच किए हैं। अगर ओड नंबर में स्विच करते हैं तो क्या मिलता है, एनेंशियोमर आंसर। या फिर बच्चों आप आरएस कर लें, इसका दूसरा मेथड, आप इसका भी आरएस कर लें, इसका भी आरएस कर लें, दोनों के आरएस डिफरेंट आएंगे, एक कायरल कार्बन एनेंशियोमर। यहाँ देखो बच्चों फ्लोरीन के साथ कौन है, क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन के साथ कौन है, आयोडीन। यहाँ आयोडीन यहाँ था, मतलब है ना स्ट्रक्चर में चेंज हो गया बच्चों, स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, तो स्ट्रक्चर में चेंज होने से बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में भी कौन सा मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा हमें कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसके बाद थर्ड वाला एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, ये बच्चों यहाँ COOH है, यहाँ COET है, तो यहाँ COOH नीचे है, तो अपन को किसी को इसको 180 घुमाना पड़ेगा, तो मैंने इसको 180 घुमा दिया। तो फिशर पोजीशन को मैंने आपको बताया था 180 कैसे घुमाना है बच्चों, फिशर पोजीशन को 180 वर्टिकल लाइन को पकड़ के घुमाना है, तो 180 घुमाया तो COOET इधर आ गया, COOH इधर आ गया, इधर वाला OH इधर, H और ये वाला इधर चला गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या है, यहाँ से कॉन्फिगरेशन क्या है,
तो ये वाला OH इधर आ गया और ये वाला OH इधर आ गया। एक सेकंड, ये वाला OH इधर आ जाएगा बच्चों, OH, ये वाला OH इधर चला जाएगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा इसमें, ये मिलेगा हमें जो है ये OH ऐसे, ये OH ऐसे, आइडेंटिकल, कोई स्विच नहीं है इसलिए आइडेंटिकल, पूरा का पूरा ये का ये कंपाउंड बन गया, ये का ये कंपाउंड, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं जीरो स्विच, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं जीरो स्विच, दोनों जगह एक 0 0 स्विच हो रहे हैं, तो 0 0 स्विच हो रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिकल। नेक्स्ट वाले में देखेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ गया कितना स्विच, एक स्विच, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने पे देखो CWH को नीचे ले गया, CWH नीचे चला गया, OH यहाँ आ गया, CWH को नीचे ले गया, OH यहाँ आ गया, एक और स्विच कर दिया तो OH इधर आ गया। तो यहाँ से यहाँ जाने पे कितना स्विच करना पड़ रहे हैं अपन को, यहाँ से यहाँ जाने पर अपन को 2 स्विच करने पड़ रहे हैं, यहाँ एक स्विच, 2 स्विच का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर किसी लाइट के स्विच को अगर आप 2 बार दबाओगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या मिल गया, ये डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट बच्चों F2 क्वेश्चन में बच्चों ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं, हमें इन तीनों कंपाउंड के बीच रिलेशन निकालना है। देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या लगाओ, मिरर लगाओ, दोनों के बीच में मिरर लगाए तो क्या बना, मिरर इमेज बना। तो मिरर इमेज को क्या बोलते हैं अपन, एनेंशियोमर, ठीक है। और इसका इसमें कंपेयर करो बेटा, Cl पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन यहाँ Br का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, Br का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसका मतलब एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक में चेंज, बोलो क्या मिलेगा, डायस्टीरियोमर, ठीक है। अब तीनों कंपाउंड को आप देखोगे, तीनों कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो तीनों के तीनों कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। अब आपको पता है बच्चों एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। तो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इन दोनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं क्योंकि डायस्टीरियोमर है। तो डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट, सो दे कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, एक फ्रैक्शन में तो ये और दूसरे फ्रैक्शन में ये वाला कंपाउंड। आप F3 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। F3 में ये CH3 लिखा हुआ है, ये भी CH3 है, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मिथाइल मानेंगे। अब इसमें बच्चों एक कायरल कार्बन है, आप देखिए ये वाला कायरल कार्बन है। अब इसमें आप प्रायोरिटी असाइन कर लो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो आप इसे किसी को भी डार्क डैश पे मानो, तो जो एजम्पशन यहाँ मानोगे उसी एजम्पशन को आप यहाँ पे एज्यूम कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, कैसे जा रहा हूँ, S जा रहा हूँ तो S आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे आ रहा हूँ, R जा रहा हूँ तो R आ गया। S R मतलब एनेंशियोमर। या फिर आप ऐसे नहीं देखो और दोनों के बीच में क्या लगाओगे बच्चों, मिरर लगाओगे, तो मिरर लगाने से क्या आएगा, दोनों एनेंशियोमर। इसके बाद बच्चों इसके बी ऑप्शन पे आते हैं। देखिए बच्चों बी ऑप्शन में ये यहाँ पे इस जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट। तो एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक जगह डिफरेंट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आंसर आएगा अपना, डायस्टीरियोमर। हाँ बच्चों, अब इसका अपन थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्यूमुलिन सिस्टम है, क्यूमुलिन सिस्टम में जो डबल बॉन्ड है वो किस में दे रखा है, हमें दे रखा है इवन नंबर में। इवन नंबर में जब डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखिए इन दोनों के बीच में मिरर लगाइए बच्चों, मिरर लगाने पे दोनों क्या दिखेंगे, कायरल। क्या देखिए, मिरर लगाने पे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज देखेंगे। और एनेंशियोमर हमेशा क्या होते हैं बच्चों, कायरल। एनेंशियोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए दोनों के बीच रिलेशन आ जाएगा एनेंशियोमर। इसके बाद बच्चों अपन पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं। पार्ट सेकंड सेक्शन F, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड। सिंपल सी बात है, मीजो कंपाउंड की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है बच्चों कि मीजो कंपाउंड को कैसे पहचानना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी पढ़ाते टाइम, PCM प्लेन या सेंटर होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, मीजो होना चाहिए। और दूसरी ट्रिक भी बता रखी है बच्चों मैंने, मीजो होने के लिए एक का नोमेनक्लेचर R या S होना चाहिए, एक का या SR होना चाहिए। तो हम इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, R। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे जा रहा हूँ। एक स्विच करना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है, तो R जा रहा हूँ तो आएगा क्या, S। तो ये मीजो हो गया। इसके बाद बच्चों F2 नंबर क्वेश्चन में CH3 या SH है बच्चों, यहाँ SH के साथ ये है C2H5 है, मतलब ये वाला C2H5 उठ के ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज हो गया बच्चों। स्ट्रक्चर में चेंज होने से स्ट्रक्चर आइसोमर बनते हैं, और स्ट्रक्चर आइसोमर का दूसरा नाम होता है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर्स। इसके बाद बच्चों
F3 बच्चों दो डिफरेंट प्रोजेक्शन दे रखे हैं, इनमें रिलेशन निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड है आप आरएस कर लें। जब आप बच्चों इसका आरएस करेंगे तो दोनों के आरएस सेम आएंगे, दोनों के आरएस सेम आएंगे, इसका मतलब दोनों कंपाउंड सेम है, तो मतलब दोनों कंपाउंड है आइडेंटिकल। आप इसका आरएस कर लें, इसका भी आरएस कर लें, दोनों का आरएस करेंगे सेम आएंगे, मतलब आइडेंटिकल। F4 है स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड। बेसिक डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर, बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद F5 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर का पेयर कौन सा नहीं है बच्चों, आप इनमें चेक करेंगे, जैसे ये वाला है तो ये वाला देखो यहां से यहाँ गए, स्विचिंग कॉन्सेप्ट, एक एक स्विच, एक एक स्विच, तो बच्चों ये एनेंशियोमर का पेयर है, बाकी इसके अलावा जो भी है वो डायस्टीरियोमर के पेयर है, आप ऑप्शन चेक कर लेंगे बाकी के। इसके बाद बच्चों F6 क्वेश्चन है, F6 क्वेश्चन में आपको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालना है तो बच्चों ये वाला नीचे दे रखा है, ऊपर दे रखा है, तो इसको मैं कितना घुमा दूं 180, वही आपको बता रखा है फिशर पोजीशन को 180 कैसे घुमाते हैं, वर्टिकल लाइन को पकड़ के। तो बच्चों ये F ऊपर चला गया, जो I इधर है वो इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, BR इधर आ गया, ठीक है, Cl इसका इधर आ गया और CS3 इधर आ गया। अब यहाँ नीचे की तरफ कौन है, Cl, तो Cl को नीचे ले आते हैं अपन दो स्विच करके, तो दो स्विच करके Cl को नीचे ले आते हैं, F H I, Cl को नीचे लाना है, Cl यहाँ लिया, Br यहाँ आ गया, एक और स्विच किया तो Br इधर आ गया और CS3 इधर आ गया। तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ गया कितना स्विच, यहाँ से यहाँ गया कोई स्विच नहीं है, जीरो स्विच, और यहाँ से यहाँ गया बच्चों कितना स्विच, एक स्विच हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, दो कायरल कार्बन है, एक जगह स्विच हो रहा है एक जगह नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हो गया ये क्या मिलेगा, डायस्टीरियोमर। अच्छा बताओ डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट, सो दे कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट बच्चों सेक्शन जे, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फेक्शन मीजो ऑफ दिस कंपाउंड। बच्चों मीजो बनाना है और मोस्ट स्टेबल बनाना है, तो देखो CS3 के ऑपोजिट CH, ड्यूटेरियम के ऑपोजिट ड्यूटेरियम, H के ऑपोजिट H, तो बच्चों इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चली जाएगी इसलिए मीजो जाएगा, और साथ में एंटी कन्फर्मेशन है इसलिए स्टेबल भी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, राइट द मोस्ट पोलर एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन मोस्ट स्टेबल मोस्ट पोलर। बच्चों पोलर इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो ये इधर और ये इधर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पोलरिटी का मेजरमेंट होता है। आपने इंडक्टिव इफेक्ट का नाम सुना होगा, तो NO2 का बच्चों माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से अपनी तरफ पुल करता है ये, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद J3, राइट द न्यूमेन पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल पोलर फॉर्म। अगेन वही CH3 और क्लोरीन, CH3 ये इधर और ये क्लोरीन इधर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इधर जा रहा है, तो ये पोलर कंपाउंड है। अगर हम इसका स्टेबल बच्चों या तो क्या बनेगा स्टेबल में, या तो गोश बनेगा या एंटी बनेगा, लेकिन पोलर गोश में वेक्टर क्वांटिटी देखोगे तो कुछ एंगल आएगा, इसमें एंगल आएगा 0 और कोस 0 मैक्सिमम होता है। जैसे हम कोई भी वेक्टर का सम निकालते हैं A² + B² + ट्वाइस AB cos थीटा का अंडर रूट, कोस 0 मैक्सिमम होता है, इसलिए इसमें दोनों केस में कोस थीटा की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए ये जो है सबसे ज्यादा मोस्ट पोलर फॉर्म है। इसके बाद बच्चों ये जो दे रखा है आपको बी वाला ऑप्शन, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बताना है, इसमें गोश फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। सी वाले में इसमें सबसे बताना है आपको लीस्ट स्टेबल स्टेकर। देखिए इसमें इसकी स्टेबल फॉर्म होगी कौन सी, गोश फॉर्म। इसकी स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, गोश फॉर्म। गोश फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो लीस्ट स्टेबल हो गया इसका एंटी, तो लीस्ट स्टेबल कौन सी होगी इसकी, एंटी, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये जो J4 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूमेन पोजीशन अलोंग C1 C2 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन बहुत ही आसान है, आपको प्रोजेक्शन बनाने हैं। इसका मैं बच्चों 5 और 6 बताता हूँ। 5 वाला कंपाउंड में देखो OH और F है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, गोश फॉर्म ज्यादा स्टेबल। उसके बाद बच्चों ये टार्ट्रिक एसिड दे रखा है, टार्ट्रिक एसिड का मोर स्टेबल फॉर्म आपको बनाना है। बच्चों देखो COOH के ऑपोजिट COOH, OH के ऑपोजिट H के ऑपोजिट H, NT भी हो गया, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई बच्चों इसमें। ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पे भी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NT एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए टार्ट्रिक एसिड का सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन ये बनेगा। अच्छा सेक्शन की, डिटरमिन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। बच्चों इसमें सिस ट्रांस डिसाइड करना है, जो ये आपके पास जो है ना 6 स्ट्रक्चर दे रखी है। तो देखिए बच्चों सिस ट्रांस का सेम कॉन्सेप्ट है, कहां जा रहा है डाउन, ये भी कहां जा रहा है डाउन, डाउन डाउन जा रहे हैं, तो बच्चों क्या हो गया सिस, ये A बता दिया बच्चों। बाकी BCD है ना, BC वगैरह आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अप डाउन कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको साइक्लोहेक्सेन में। देखिए बच्चों ये कहां जा रहा है डाउन, ये कहां जा रहा है अप, तो ये तो डाउन और ये अप, तो ये क्या हो गया बच्चों ट्रांस। उसके बाद आता है बच्चों K2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिल इक्वेटोरियल ट्रांस। अब देखो बच्चों 1E और 2E डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का।
अब साइक्लोहेक्सेन बना ले, 1 पे इक्वेटोरियल पे लगा दे, 2 पे इक्वेटोरियल पे लगा दे। बच्चों कहाँ जा रहा है ये? डाउन। ये कहाँ जा रहा है? अप। तो ये क्या हो गया बच्चों? ट्रांस। ऐसे 1E4E ये जा रहा है डाउन, ये जा रहा है अप, ये भी कैसा हो गया? ट्रांस। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं बच्चों? अप अप, 7 नंबर वाला अप अप, तो ये हो गया सिस। बाकी इसके और भी ऑप्शन है, आप ऐसे लगाएंगे अप डाउन करके देखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बच्चों। J1 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू P एंड Q ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बच्चों 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना लिया। अब देखो इसको आगे वाला कार्बन है, आगे वाले कार्बन पे HCS3, आगे वाला कार्बन पे HCS3 और P ऐसे बना लिया। पीछे वाले कार्बन पे बच्चों 2 CS3 और Q। अब बच्चों बताओ यहां पर P और Q की वैल्यू क्या रखें कि ये आ जाए? जैसे देखो ये तो ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो रख दूं मैं H और P की वैल्यू क्या रख दूं? CS3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर आइडेंटिकल कंपाउंड। बेटा आइडेंटिकल कंपाउंड हैं, 4 कंपाउंड आपको दे रखे हैं ऑप्शंस में, आप चारों के बीच में रिलेशन निकाल लें। एक बात मैंने बताई थी आपको, मीजो की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। देखो ये मीजो है, सीएल के ऑपोजिट है ना, ये इसमें ऐसे कैसे काट दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो दोनों कंपाउंड सेम है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो यहां से यहाँ एक स्विच किया गया है, इसमें भी यहां से यहाँ पे एक स्विच किया गया है, तो मीजो की मिरर इमेज क्या होती है बच्चों? आइडेंटिकल। मीजो की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। उसके बाद J3 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? बॉन्ड पर रिपल्शन इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन। द बेयर एंगल स्ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम इन। बच्चों बेयर एक साइंटिस्ट का नेम है, और एंगल स्ट्रेन किसमें होता है? एंगल स्ट्रेन होता है साइक्लिक कंपाउंड में। तो सबसे ज्यादा जो एंगल स्ट्रेन होगा वो साइक्लोप्रोपेन में होगा, क्योंकि सबसे छोटी जो रिंग है वो साइक्लोप्रोपेन ही होती है। उसके बाद बच्चों J5, ये आपको J5 न्यूमैन पोजीशन दे रखा है और बोला है C2 C3 के रेस्पेक्ट में कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 3 4 इसके रेस्पेक्ट में आपको 120 घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ऐसा, पहले भी गोश था, बाद में भी कैसा बन गया? गोश। J6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एकायरल मॉलिक्यूल। एकायरल मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों? चारों स्ट्रक्चर आप देखोगे, चारों स्ट्रक्चर में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है। तो देखिए बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे मैंने CS3 को इधर 60 डिग्री घुमाया, थोड़ा ध्यान से देखना, CS3 को 60 डिग्री घुमाया तो CS3 के पीछे CS3, Cl के पीछे Cl, H के पीछे H, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम पे आ गए, इसलिए मतलब ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी एकायरल। 7 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कन्फर्मेशन इज। इस कन्फर्मेशन में बच्चों ये गोस कन्फर्मेशन ऐसा दिख रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। डस नॉट हैव मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन साइक्लिक कंपाउंड में होता है, एसाइक्लिक में नहीं होता है। इट डस नॉट हैव एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, मतलब इसमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं है बच्चों। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन केवल एक्लिप्सिंग स्ट्रेन का दूसरा नाम होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन बोलें या टॉर्सनल स्ट्रेन बोलें, एक ही बात है, क्योंकि एक्लिप्स में जो स्ट्रेन होता है उसे ही एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। बच्चों ये गोश वाला फॉर्म है, तो इसमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। इट डस नॉट हैव एनी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों इसमें जो है वह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसमें ये बी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद बच्चों J8 आता है हमारे पास। J8 में आता है कि रिलेशन निकालना है दोनों में। देखो COOH के ऑपोजिट COOH, OH के ऑपोजिट OH, H के ऑपोजिट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। और बच्चों इसमें भी देखो COOH के ऑपोजिट COOH, H के ऑपोजिट H, OH के ऑपोजिट OH, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें भी। अगर आप जब इसको आप कन्वर्ट करके बनाएंगे तो ये दोनों मीजो आ रहे हैं, तो दोनों मीजो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, साइक्लोहेक्सेन प्योर्ड ऑन वाटर इट्स फ्लोट बिकॉज। भाई साइक्लोहेक्सेन पानी में क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, इट इज लेस डेंस देन वाटर। सेकंड क्वेश्चन, द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हाफ चेयर। कल लिखवाया था सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है चेयर, फिर उसके बाद हमारे पास होता है ट्विस्ट बोर्ड, फिर उसके बाद बोर्ड, फिर सबसे कम हाफ चेयर। फ्लैगपोल इंटरेक्शन किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? बोर्ड फॉर्म में। चेयर कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। भाई चेयर कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन में सारे जो बॉन्ड होते हैं वो स्टेगर्ड होते हैं, तो उसमें ना तो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है ना वान डेर वाल्स स्ट्रेन होता है, इसलिए चेयर कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद 5 पूछा है, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4। बच्चों ट्रांस पूछा है, 1,4 स्टेबल। साइक्लोहेक्सेन पे कोई भी ग्रुप आता है तो कहां बैठना चाहता है? इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे ये डाउन, ये अप, ट्रांस हो गया। सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, 1,3 डायोल दोनों OH ऊपर की तरफ है, सिस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। इसके बाद बच्चों पार्ट थर्ड करते हैं, पार्ट थर्ड का मैचिंग। अब बच्चों इस मैचिंग में देखते हैं CS3, ये आपको मैच दे रखा है, आपको मैच कराना है। देखो ये NH2 यहाँ था, तो ये OH यहाँ आ गया, NH2, तो पोजीशन चेंज हो गई बच्चों, इस स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, तो ये होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर।
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं बच्चों क्या हुआ है। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो ये दोनों ग्रुप H मिथाइल यहां पर है, यहां एक स्विच हो गया, एक स्विच हो गया, एक कायरल कार्बन है, एक स्विच, तो बच्चों मिलेगा एनेंशियोमर। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, एनेंशियोमर। तो ये हो गया बच्चों एनेंशियोमर। इस वाले में देखो बच्चों, इन दोनों में एक स्विच और इन दोनों में एक स्विच, इन दोनों में एक स्विच हो गया बच्चों और इन दोनों में एक स्विच हो गया, तो दो स्विच हो गए। दो स्विच करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा, मतलब सी वाला आइडेंटिकल। इसमें देखिए बच्चों, यहां पे कायरल कार्बन में एक स्विच हो गया, एक कायरल कार्बन में एक स्विच, मतलब क्या मिलेगा, एनेंशियोमर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं। बच्चों इसमें केवल एक कायरल सेंटर है तो दो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। इसमें दो कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर के लिए फॉर्मूला लगा लें, 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, तो इसके बनेंगे 3। अब बच्चों लास्ट वाले की चर्चा कर लेते हैं, तीसरा वाला बाद में देखेंगे बच्चों। 1 2 3, इसमें 3 स्टीरियो सेंटर हैं। ठीक है, और ये बीच वाला जो है सूडो कायरल है, बीच वाला कैसा है, सूडो कायरल। तो सूडो कायरल के लिए टोटल फॉर्मूला लगे 2 की पावर 3 - 1 टोटल स्टीरियो आइसोमर के लिए, तो टोटल आ गया 4। अभी थर्ड वाला देखिए बच्चों, CH3 CHCl CH3 CHCl CH3 पूरी तरह सिमेट्रिकल है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। या तो बच्चों तीनों का कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है, R, एक R 2S हो सकता है बच्चों, सॉरी 2R 1S, एक R 2S, और तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, S। तो कितने आइसोमर बने इसके, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मैचिंग नंबर 3, मैच द कंपाउंड ऑफ कॉलम 1 विद द रिलेशन ऑफ मेंशन इन। इस कंपाउंड के इनके साथ रिलेशन बताने हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पी वाला कंपाउंड बना है, पी में बी आर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने ऐसा बना दिया, तो ये ऐसा बन गया, सेम बन गया, तो मतलब ये फर्स्ट वाला हो गया आइडेंटिकल। ठीक, अब दूसरे वाले में देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों देखिए, पहले यहाँ बी आर एक्सियल पे था, अब ये बी आर इक्वेटोरियल पे आ गया। ये कहां पे था, ये मेरे पास था इक्वेटोरियल पर, तो ये एक्सियल पे आ गया। तो फ्लिपिंग होने से एक्सियल किस में बदल जाता है, इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में चला बदल जाता है। तो मतलब ये है कन्फर्मेशन। इसमें बच्चों ये इस बीच वाले कार्बन पे आ गया, तो पोजीशन चेंज हो गई, तो कौन सा आइसोमर बेटा, पोजीशन आइसोमर। इसमें बच्चों ये ऐसा है, इसमें बी आर अगर यहां था तो ऊपर था, इधर था तो नीचे, यहां पे ये इस तरह। तो बच्चों ये तो है पहले ये अप, और ये भी अप जा रहा है, तो ये तो हो गया सिस। और बच्चों ये डाउन, ये अप जा रहा है, ये हो गया ट्रांस। तो सिस ट्रांस आपस में क्या होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स। बच्चों ये मैचिंग नंबर 4 है, इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 में से मैं 2 बता रहा हूं, उसके बिहाफ पे आप पूरा कर लेंगे। बच्चों ये आपको वेस्टेज पोजीशन दे रखा है, इसका आरएस करें, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूं, एस जा रहा हूं, तो ये एस आ गया। इससे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कैसे जा रहा हूं, एस जा रहा हूं, तो एस आ गया। तो बच्चों मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर 2 कायरल कार्बन हो और उससे अटैच एटम और ग्रुप एटम सेम हो, तो अगर उनका नोमेनक्लेचर एसएस या आरआर आता है, तो उसमें हमेशा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और वह कैसा होता है बच्चों, कायरल होता है और ऑप्टिकल एक्टिव होता है। इस वाले का आरएस कर लेते हैं बच्चों। पहले एक स्विच करना पड़ेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश लाइन पर रखने के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी बीआर को, सेकंड इसको, थर्ड इसको। कैसे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एस एक स्विच के इसलिए आर, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इसको ऐसे जा रहा हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा एस। वही शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, एक एस और एक आर होता है, तो बच्चों या तो प्लेन जाता है या क्या जाता है, सेंटर जाता है, या तो प्लेन जाता है या सेंटर जाता है, और ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। अब देख लेते हैं इसमें प्लेन है या सेंटर है। बच्चों पीएच के ऑपोजिट पीएच, बीआर के ऑपोजिट बीआर, एच के ऑपोजिट एच, मतलब इसमें क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले ऑप्शन से मैच करेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसी बिहाफ पे बच्चों बी और सी भी ऑप्शन आप कर लें, इनका आरएस कर लेंगे, तो आप देख लेंगे जो भी आएगा। अगर दोनों का आरआर या एसएस आता है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज आरएस आता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों एक्सरसाइज 1 के बाद अपन एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है एनेंशियोमेरिक प्योर एसिड, कोई एसिड एनेंशियोमेरिक प्योर है और अल्कोहल का रेसिंग मिक्सचर है। बच्चों जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कोई भी प्योर हो तो 100% प्लस होगा, 100% माइनस होगा, रेसिंग मिक्सचर होगा तो प्लस माइनस होगा। अब इसका प्लस प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, इसका प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। ये 2 कंपाउंड मिले, 2 प्रोडक्ट मिले, ऑप्टिकल एक्टिव मिक्सचर, और इसे डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं।
तो हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव मिक्सचर, डायस्टीरियोमर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम कंसेप्ट पर है बच्चों। एनेंशियोमर कोई एसिड है, कोई एसिड एनेंशियम, ये रेसिम मिक्सचर एसिड का एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, सेम कॉन्सेप्ट, प्लस 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 माइनस, ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अभी बच्चों इसके हम स्ट्रक्चर लिख करके प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि जब हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। वैसे नॉर्मली एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर। जब हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां शीट में, उस वाली शीट में क्वेश्चन दोबारा से आएगा, तो वहां उसको दोबारा से देखेंगे। अभी अपने से शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किया। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, गिव द न्यूमैन पोजीशन फॉर्मूला ऑफ लीस्ट स्टेबल स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। बच्चों ब्यूटेन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी फॉर्म जाता, तो लीस्ट स्टेबल ये। अब इसमें टॉर्सल स्ट्रेन एब्सेंट है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन की वजह से जो ये गोश फॉर्म होता है वो एंटी फॉर्म से कम स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों डाइपोल मोमेंट का है। डाइपोल मोमेंट में ये फॉर्मूला लगेगा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू जी एक्स जी, म्यू ए एक्स ए। बच्चों आपको पता ही है एंटी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0, और एक्स जी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गोस्ट फॉर्म। मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो असर्शन रीजन है। स्टेटमेंट 1, मॉलिक्यूल डेट आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कायरल। बिल्कुल सही है, ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पे क्या नहीं होते, सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, क्या होते हैं, कायरल होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। सेकेंड, ऑल कायरल मॉलिक्यूल हैव कायरल सेंटर। बोल रहा है कि सारे कायरल मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना चाहिए, गलत है बेटा, ये इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये कायरल है ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब ये जो है इसमें कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कायरल है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये दे रखा है आपको वेजेस क्वेश्चन। वेजेस क्वेश्चन की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, आरएस कर ले, आरएस करोगे तो दोनों आरआर आएंगे, तो दोनों आरआर आएंगे तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अगर बच्चों एक आर और एक एस आता तो या तो उसमें प्लेन जाता या सेंटर जाता। अगेन 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में बच्चों इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स अपन निकाल लेंगे। बीच वाला सेंटर जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो ये कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगा के टोटल आइसोमर आ गए 6, ऑप्टिकल एक्टिव 4, मीजो आ गए 2। अब इसने पूछा है बेटा इसमें ए और बी, ए ऑप्शन सही है। द टोटल नंबर ऑफ डायस्ट्यूमर पॉसिबल फॉर एक्सिस 3, डायस्ट्यूमर 3 नहीं, 3 से ज्यादा होंगे। कैसे बच्चों, ये सिस है, ठीक है, ये सिस का ट्रांस के साथ डायस्टीरियोमर, सिस का इसके साथ, ये इसके साथ भी डायस्टीरियोमर, ये आर है तो ये एस डायस्टीरियोमर, और सिस का अगेन ट्रांस के साथ डायस्टीरियोमर, 3 तो ये हो गए। इसका इसके साथ भी कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ भी कंपेयर करेंगे, इसका मतलब 3 से ज्यादा डायस्टीरियोमर बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। If the stereochemistry about double bond X is trans, then total number of enantiomer possible is X। अब वो बोल रहा है कि इसकी केमिस्ट्री ट्रांस कर दो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कर दो बच्चों, ट्रांस। तो ट्रांस कर देंगे तो बच्चों ये बनेंगे दोनों, ठीक है, तो एनेंशियोमर होंगे 2, ये दोनों बनेंगे। इसकी क्यों नहीं बनाए बच्चों, क्योंकि मीजो की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, इसलिए इसका एनेंशियोमर नहीं बनेगा। तो मतलब 4 नहीं होंगे बच्चों, 2 होंगे। If the stereochemistry about double bond X is cis, then total number of enantiomer possible is 2। बच्चों अगर cis है stereochemistry तो उसका केवल ये enantiomer होगा, तो जो उसके enantiomer होंगे वो 2 enantiomer होंगे। अगर इसकी केमिस्ट्री फिक्स कर देते हैं, इसकी मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल, मीजो की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल। और बच्चों भी ध्यान रखना है, थ्योरी में भी आपको बताया था, आर सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सिस में सेम साइड, ट्रांस में ऑपोजिट साइड, अपोजिट साइड में क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर ऑफ पॉसिबल फॉर कंपाउंड। बेटा C5H10 दे रखा है, इसका C5H10 का DU आएगा 1, तो 1 में 5 मेंबरिंग, फिर 4 मेंबरिंग, फिर ऐसे, फिर मैंने ऐसे इस तरह से बना लिया, ऐसे बना लिया। कोई कायरल कार्बन नहीं, कोई कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं, कायरल कार्बन नहीं, कायरल कार्बन नहीं। कायरल कार्बन कितने बच्चों, 2 कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, फॉर्मूला लगा दो, 2 कायरल कार्बन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, यहां से आ जाएगा 3 और ये 4, 3 + 4 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वैसा ही जैसा अपन ने नोट्स में किया था, उसी वैरायटी क्वेश्चन है। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन में बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो मैंने ये आगे वाले कार्बन को ऐसे लिख लिया CS2X, और ये पीछे वाले कार्बन को ऐसे लिख लिया Y। अब यहाँ पे एक्स और वाई की आप ऑप्शन से वैल्यू चेक कर लें कि ये वैल्यू आ जानी चाहिए, जो वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, amongst the given option the compound in which all the atom are in one plane in all possible conformation। ध्यान रखना बच्चों, all possible conformation में पूछा है।
तो देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो बच्चों ये दोनों, ये मान लेते हैं कि दोनों CH2 ग्रुप सेम है। जब इसका रोटेशन होगा तो ये रोटेशन होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड के तो इस तरह से आएगा। जब इसके हम कन्फर्मेशन बनाएंगे तो ये सिस मतलब सिस जैसा या सिसोइडल जैसा ट्रांस के जैसा दिखेगा, मतलब ऑपोजिट चले जाएंगे। तो ऑपोजिट चले जाएंगे तो बच्चों अभी तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो सारे एटम सेम प्लेन में है, लेकिन उसने बोला है ओल कन्फर्मेशन। तो बच्चों अभी सिस है, जब ये इस तरह से इसमें जाएगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो परपेंडिकुलर हो गए तो क्या बताओ सारे एटम सेम प्लेन में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इस वाले में सारे एटम सेम प्लेन में नहीं रहेंगे। बच्चों इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp का शेप कैसा होता है? लीनियर। अब देखिए ये चीज है लीनियर और ये है ट्राइगोनल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका। तो बच्चों ये जब घूमेंगे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, तो ये जब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट होगा तो पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा इस तरीके से, जैसे ये ऐसा है और ये तो लीनियर हो गया बच्चों। लीनियर कभी भी घुमाओगे आप, लीनियर को कभी घुमाओगे तो हमेशा इस तरीके का रहेगा, ये इस तरीके का रहेगा, मतलब इसमें सारे एटम किसमें रहेंगे? सेम प्लेन में। इसमें भी sp हाइब्रिडेशन है, सारे एटम सेम प्लेन में रहेंगे। यहाँ पे बच्चों दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर की बात ही नहीं कर रहा, उसने एटम बोला है तो एटम में लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। अब बच्चों ये एलीन है, एलीन में वही एसडी कंसेप्ट हमने लगाया था, तो इसमें सेम सारे एटम सेम प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। तो सारे एटम सेम प्लेन में किसमें प्रेजेंट है? केवल बी और सी ऑप्शन में। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों बहुत ईजी है। ओजोनलाइसिस का मतलब होता है डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ा और देखा भाई ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा नहीं बनेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव में प्लेन सिमेट्री चेंज कर लेना। वैसे तो एक कंपाउंड की दो वैलेंसी सेम आ रही है इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NPOQM रेस्पेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम एक एक करके कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं M और N में कंपेयर करता हूं। ये मुझे यहाँ पे साहोर्स पोजीशन दे रखा है, साहोर्स को मैंने फिशर में बदल लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बच्चों, CH3 को ऊपर ले गया, OH को इधर ले आया, H को इधर ले आया। CH3 को ऊपर ले गया, OH को इधर लाया, H को इधर लाया, तो CH3 इधर, OH इधर, H इधर। बस अब इतना ही करना था, आपको कुछ नहीं करना। CH3 के पीछे किसको लिख दो? CH3 के पीछे Cl को लिख दो। H के पीछे किसको लिख दो? H लिख दो। H के पीछे H लिख दो। OH के पीछे OH लिख दो। सेम ऐसे ही इस Cl को ऊपर ले गया बच्चों, इस Cl को ऊपर ले गया, OH को इधर, H को इधर, ऐसा। Cl को ऊपर, OH को इधर, Cl के पीछे CH3, OH के पीछे H, H के पीछे OH, ऐसा लिख दिया। अब कंपेयर करना है, इसे 180 घुमाना है। फिशर पोजीशन को 180 कैसे घुमाते हैं अपन? वर्टिकल लाइन को पकड़ के, वर्टिकल लाइन को पकड़ के घुमाया तो वो यहां से यहां गया एक स्विच, यहां से यहां गया जीरो स्विच, डैश ट्यूमर बना। अब बच्चों इस M वाले का कंपैरिजन, इस M वाले का कंपैरिजन मुझे O वाले से भी दिया हुआ है। इस M वाले कंपैरिजन O वाले को दिया हुआ है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ बच्चों? Cl को इधर ले आए, OH को इधर ले आए और ये H घुमाए, तो मतलब कन्फर्मेशन बनाए। तो मतलब ये दोनों क्या हो गया बच्चों? आइडेंटिकल, क्योंकि मॉलिक्यूल को पूरा घुमाया है। 180 घुमाने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, ठीक है। ये Cl ऊपर चला गया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, ये। अब इसके साथ बच्चों एक और रिलेशन दिया गया है M और P में। M और P में और रिलेशन पूछा गया है। मैंने P का फिशर क्वेश्चन बना लिया बच्चों। CH3 OH और ये CH3 इस तरफ OH इस तरफ OH, CH3 के पीछे Cl, CH3 के पीछे Cl, OH के पीछे OH, OH के पीछे OH, H के पीछे H, H के पीछे H। ये अब देखिए इसके साथ क्या रिलेशन आएगा। देखो यहाँ मिरर लगाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर में जाएंगे, मतलब ये क्या हो गया? एनेंशियोमर। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एनेंशियोमर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होते हैं? हमने पढ़ा था गोश या एंटी। क्या होते हैं बच्चों? गोश और एंटी। अब देखो बच्चों ये कंपाउंड दिया गया है, इसका मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब मैंने इसको 60 डिग्री घुमाया बच्चों, 60 डिग्री, तो ये गोश के जैसा बना। अपन ऐसा मान लेते हैं कि गोश जैसा बना, ठीक है। 60 डिग्री घुमाने पे गोश बना। अब बच्चों मैंने 120 क्यों नहीं घुमाया? क्योंकि 120 घुमाने पर एक्लिप्स बनता, इसलिए मैंने एक्लिप्स स्टेबल कन्फर्मेशन नहीं होता है। स्टेबल कन्फर्मेशन या तो गोश होता है या एंटी होता है। मैंने 180 घुमा दिया। फिर बच्चों मैंने 240 इसलिए नहीं घुमाया क्योंकि 240 घुमाने पे अगेन एक्लिप्स आ रहा था, इसलिए मैंने ये घुमा दिया 300 डिग्री। अब देखिए इसका डाइपोल मोमेंट चेक करना है बच्चों। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताओ। Cl के ऑपोजिट Cl है, लेकिन CH3 के ऑपोजिट है ना, CH3 के ऑपोजिट CH3 नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अगर मान लीजिए सेम ऑपोजिट ग्रुप होते तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता। इसमें Br के ऑपोजिट Br है, CH3 के ऑपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है।
इसमें बच्चों इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो स्टेबल जो कन्फर्मेशन हो गए, ये तीनों स्टेबल कन्फर्मेशन हो गए जिनका कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। उसके बाद आता है बच्चा ये द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट वो कंपोनेंट। बच्चों ऐसे अगर बच्चा फॉर्मूला लगाता है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 से 4 आ जाता है, 4 उसका आंसर गलत हो जाता है। जो ब्रिज हेड होती है इस पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है बच्चों, इसकी 1 2 और ये वाला, सॉरी ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3, इसकी 1 2 और ये वाली 3। तो जो फोर्थ वैलेंसी होती है वो एक ही कंफर्मेशन में होती है, मतलब या तो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ, तो या तो डार्क लाइन पे होगी डैश लाइन पे, ये बनेगा एक, इसकी क्या बनेगा बच्चों मिरर इमेज। तो इसके जो आइसोमर्स आएंगे वो आएंगे बच्चों 2। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट। बच्चों हाइड्रोजनेशन आप पढ़ चुके हो, ठीक है, हाइड्रोजनेशन आप पढ़ चुके हो, तो हाइड्रोजनेशन में डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन के 2 वैलेंसी सेम हो गए, इथाइल इथाइल हो गए, इस कार्बन पे 2 इथाइल इथाइल हो गए, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, बाद में ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड इससे बन जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों आपको ये दे रखा है एनेंशियोमेरिक प्योर दे रखा है, इसकी रिएक्शन Br2 से कराते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे हम मोनोक्लोरिनेशन करते थे, क्लोरीन की जगह हमें बस ब्रोमीन लगाना है। अब बच्चों ये जो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, एक्चुअली में होता क्या है, जब हम एल्केन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, तो उसमें हाई टेम्परेचर पे सबकी जो रिएक्टिविटी सेम हो जाती है, तो सेम लाइक आपको सब जगह ब्रोमीन लगाना है। और वैसे भी इसमें क्वेश्चन में पूछा है था नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट, तो जब भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे हैं तो तब भी सब जगह अपन जो है वही जैसे मोनोक्लोरिनेशन करते थे उसी तरह यहाँ मोनोब्रोमिनेशन या डाइब्रोमिनेशन कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एक यहाँ लगा सकता हूँ मैं, ये लगा दिया मैंने Br इस वाली जगह, इस वाली जगह बच्चों मैंने Br लगा दिया, तो ये कैसा है कायरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सेकंड वाले पे ये, और आपको पता है इसी मोनोक्लोरिनेशन केवल सैचुरेटेड कार्बन पे होता है, मोनोब्रोमिनेशन भी सैचुरेटेड कार्बन पे होता है, तो 2 Br की एक वैलेंसी सेम हो गई, तो ये हो गया बच्चों एक आयरन। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। खास बात क्या है बच्चों, इस वाले से मैंने 2 क्यों बनाए, इस वाले से ये बनाया क्योंकि यहाँ करने से नया कायरल कार्बन बनेगा, तो नया कायरल कार्बन बनेगा तो उसका कॉन्फिगरेशन बच्चों डी भी हो सकता है, उसका कॉन्फिगरेशन एल भी हो सकता है, नया कायरल कार्बन आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों बनाए बच्चों। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, तो इन दोनों में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या है कायरल। अगेन फिर ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के जब मैं Br लगाऊंगा तो एक नया कायरल कार्बन जनरेट होगा बच्चों, तो नया कायरल कार्बन जनरेट होगा तो वो R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, D भी हो सकता है, L भी हो सकता है। तो ये ऐसा बना एक बार और एक बार ऐसा बना, पता इसमें क्या जा रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जाते हैं क्या हो गया बच्चों ये एक कायरल, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो बच्चों ये हो गया क्या कायरल, और लास्ट में ये ऐसा, ठीक है, तो ये भी कैसा होगा कायरल। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने 2 प्रोडक्ट नहीं बनाए, यहाँ इस जगह से आपने 2 प्रोडक्ट नहीं बनाए, यहाँ बेटा हाइड्रोजन हटा के Br लगाने से एक नया कायरल कार्बन जनरेट हो रहा था। जब भी नया कायरल कार्बन जनरेट होता है रिएक्शंस में तो उसके 2 ओरिएंटेशन होते हैं, इट मे बी R, इट मे बी S, इट मे बी D, इट मे बी L। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। For the given compound X, the total number of optical active stereoisomers is, इस कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स पूछे हैं बच्चों। तो ठीक है, पहले इसके जो नोटेशन दे रखे हैं बच्चों वो आप ध्यान से देख लें। ये जो इस तरह से दे रखा है इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स है, और इस तरह से दे रखा है इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं है। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ कॉन्फिगरेशन फिक्स है, यहाँ कॉन्फिगरेशन फिक्स है, यहाँ कॉन्फिगरेशन फिक्स है, यहाँ नहीं है बच्चों, यहाँ और यहाँ पे कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं है। तो देखिए ये एक कायरल सेंटर है, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो ये इस तरीके से यहाँ कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं है, तो 3 जगह कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं है। तो बच्चों 3 जगह कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं है तो मैं क्या करूं, 2 की पावर 3 लगा दूं। 2 की पावर 3 लगाने से टोटल कितने बनेंगे 8, मतलब 3 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 8। तो 8 तरीके से हम इनको लगा सकते हैं, मतलब ये 8 जो सिचुएशन है उसमें रह सकते हैं।
अब इसमें ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पूछा है द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर ये 8 में से अगर एक कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि ये डार्क लाइन पर है और ये भी डार्क लाइन पर है, और ये यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इस डबल बॉन्ड का, जो कॉन्फ़िगरेशन है इस डबल बॉन्ड का वही कॉन्फ़िगरेशन हो, और ये भी डार्क लाइन पर हो, मतलब इस 8 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन अगर ऊपर वाले के जैसा है, इस वाले कायरल कार्बन, इस वाले डबल बॉन्ड और इस वाले की तरह है, तो ये वाले इस कंपाउंड में यहां से, उस समय इस कंपाउंड में यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, तो मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो इस 8 में से एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव बचेंगे कितने बच्चों, 7। तो डेट इज द आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझेंगे। पहले डार्क लाइन और डैश लाइन दे रखा है, जो डार्क लाइन दे रखी है उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, जो डैश लाइन दे रखी है उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स नहीं है। कायरल कार्बन, कायरल कल्वर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, 3 जगह फिक्स नहीं है। 3 जगह के मैक्सिमम ओरिएंटेशन कितने होते हैं, 8। अगर इस वाले इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले की तरह सेम हो जाए, 8 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा बच्चों जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन इसकी कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होगा, कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। बच्चों जो C4H8O है इसके हमें साइक्लिक ईथर बनाने हैं। साइक्लिक ईथर का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन को हमें रिंग में लेना है। सबसे पहले 5 मेंबर रिंग में हमने ले लिया, फिर 4 मेंबर रिंग में मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दिया, 3 मेंबर रिंग में 2 कार्बन बचे, फिर 2 कार्बन को अपने 1 के फॉर्म में ले लिया, मिथाइल के फॉर्म में ऐसे ले लिया। अब इतना करने के बाद आप ये देखो बच्चों, ये कायरल सेंटर है या नहीं है, कायरल सेंटर है, 2 बनेंगे, कौन कौन सा है, DL। ठीक है, कायरल सेंटर है तो इसमें 2 बनेंगे DL। इसमें भी बच्चों कायरल सेंटर है, कितने बनेंगे बच्चों, 2 बनेंगे DL। कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ 2 कायरल सेंटर है बच्चों, 2 कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1, तो इससे आएगा 3। तो टोटल बन गया बच्चों 3, 4, 6, 7, 9 और 10। तो आंसर इज 10। इसके बाद बच्चों ट्रिपल ई का सेक्शन करते हैं अपन, AEEE वाला, जेई मेन वाला। विच टाइप्स ऑफ कंपाउंड शो आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमर, बेटा कायरल कार्बन है इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपको दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको, 2-फ्लोरोएथेनॉल। बच्चों इसका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है गोस्ट फॉर्म, गोस्ट, फिर एंटी, फिर एक्लिप्स्ड। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज रोटेटेड टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन रोटेट करेगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। क्लास नोट्स में लिखा हुआ है टिस्ट बोर्ड, साइक्लोहेक्सेन का टिस्ट बोर्ड फॉर्म कायरल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 RS नोमेनक्लेचर है, RS के इतने सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एल्किन दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो एल्किन दे रखा है उसके स्ट्रक्चर देखो, ब्यूट-टू-इन GI शो करेगा। सबके स्ट्रक्चर लिख लो, GI के रूल लगा लो, अपने आप आ जाएगा आंसर। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों ये दे रखा है, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, तो 2 की पावर 2 कितना बनेगा बच्चों, 4। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्किन दैट एल्किन शो ऑप्टिकल आइसोमर। बेटा ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। कायरल कार्बन है तो ये ना तो इसमें प्लेन है ना सेंटर है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों IUPAC में है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है, ये आगे लिख देंगे हम। 2 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, E 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्ट 7 कार्बन एटम की 7 एटम की पैरेंट है, हेप्ट 2 इन 4 आइन। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेबिलिटी। बच्चों साइक्लोहेक्सेन का क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में कोई भी ग्रुप होगा तो कहाँ बैठना चाहेगा, इक्विटोरियल पे। जो इक्विटोरियल पर है वो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जिसमें ग्रुप एक्सियल पे है वह सबसे कम स्टेबल होगा। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेर जो नाम दे रखे हैं, चारों नाम लिखोगे तो इसमें ये 1-फिनाइल ब्यूट-टू-इन ये वाला जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल है बच्चों, RS नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है, हम RS नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं इसलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में ये 4 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, इसमें पूछा है कि आपको जो है कहाँ पे GI शो
नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो फर्स्ट जो डबल बॉन्ड जहां लगा हुआ है इसमें दोनों वैलेंसी सेम है, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों आपको ये एंगल दे रखा है, पूछा है कि इसमें ये एंगल कितना है। ये एच डैश कार्बन, ये कार्बन पीछे वाला कार्बन और एच डबल डैश के बीच में एंगल दे रखा है बच्चों। एच डबल डैश और ये कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन और ये आगे वाला कार्बन, ये आगे वाला कार्बन। अब आप देखो, जब बच्चों ये यहां होता है तो एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स में एंगल एक्लिप्स है और ये इसके बीच में एंगल कितना होता है 120। तो 120 और ये एंगल कितना दे रखा है बच्चों 29 डिग्री। तो इसमें 29 डिग्री ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 149 डिग्री। इसके बाद बच्चों अपन एक्सरसाइज 2 करते हैं। एक्सरसाइज 2 का अपन पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर डायस्टेरियोमर। बच्चों जो स्ट्रक्चर दे रखी है उनको लिख लीजिए। जैसे इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर का सेकंड स्ट्रक्चर से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद इसमें CS2 है, इसमें कंपाउंड एंटायर डिफरेंट है। फर्स्ट का थर्ड एक जैसा लग रहा है और ये फोर्थ का इसके साथ जो है, फर्स्ट के साथ अगर आप देखेंगे बीच में CS2 आ रहा है। तो बच्चों मैंने इसका RS कॉमन टेचर कर लिया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, कैसे जा रहा हूं S जा रहा हूं, S आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड से जा रहा हूं R आ रहा है, इसका R आ गया, इसका S आ गया। तो R की जगह R, S की जगह R की जगह S, इसलिए डायस्टेरियोमर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ एनेंशियोमर। बच्चों एनेंशियोमर का पेयर है तो आप क्या करो RS कर लो, RS करके चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिजोल्वेबल। ध्यान से देखना, रिजोल्वेबल कंपाउंड कौन होते हैं, केवल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रिजोल्वेबल होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो। आप प्लेन और सेंटर ही चेक कर ले, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन कंपाउंड। बच्चों ये देखो, लॉन पेयर और ये दोनों अलग अलग हैं। ये ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, लॉन पेयर दोनों। तो बच्चों ये कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड CS2Cl2। बच्चों ये है ना, तो इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जारी है। इसमें प्लेन काट दें कि नहीं, 2 Cl को काट देंगे तो ये वाला पार्ट सुपरइम्पोजेबल हो जाएगा। और दोनों 2 Cl के बीच में से अगर अपन घुमा दें, इसको ऐसे घुमा दें तो जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बच्चों सारा ऑप्शन चेक कर लेना, ये वाला GI शो नहीं करेगा, बाकी जो ऑप्शन है वो GI शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी एनेंशियोमर। बच्चों एनेंशियोमर के लिए ध्यान रखना, एक पॉइंट लिखाया था मैंने, एनेंशियोमर ऑलवेज क्या होते हैं, कायरल होते हैं। कायरल का मतलब क्या होगा, इसमें प्लेन और सेंटर क्या हो, एब्सेंट हो। 4 ऑप्शन में चेक कर लेना, C ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए C वाला ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद 8 नंबर ऑफ कन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ एथेन। एथेन की कन्फर्मेशन आइसोमर कितने बनते हैं, 3। कन्फर्मेशन आइसोमर क्या होते हैं, जो लोअर एनर्जी पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 स्ट्रक्चर दे रखी है। इसमें 2 स्ट्रक्चर देखो बच्चों, Cl के ऑपोजिट Cl है, CS3 के ऑपोजिट CS3 है, H के ऑपोजिट H है। तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जा रही है मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही बच्चों, अपन बीच में से काटेंगे ना तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, सॉरी Cl के ऑपोजिट Cl नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया बी वाला ऑप्टिकल एक्टिव, ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में ये स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, तो इसमें मैं कहीं से प्लेन काट सकता हूं ना, इसमें सेंटर प्रेजेंट है, प्लेन भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है कायरल या कायरलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 जो बच्चों दे रखा है वो दे रखा है कि 2 कंपाउंड फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके P और Q बनाते हैं। तो बच्चों हमने जब ऑक्साइन पढ़ा था तो वहां पे देखा था, तो देखिए बच्चों इसकी रिएक्शन ऐसी होती है, ऐसी। अब बताओ ये कंपाउंड के GI शो करेगा क्या। हमने लिखा था कि अगर कोई कंपाउंड GI शो करेगा तो 2 बनेंगे उसके। ये GI शो नहीं कर रहा, ये भी GI शो नहीं कर रहा, तो 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है 2 P और Q। अगर आप इसी क्वेश्चन के बच्चों ऑप्शन ए को चेक करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट से ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो उसमें 4 बनेंगे। अगर यहाँ PQRS लिखा होता तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता। ऐसे ही बी ऑप्शन में भी PQRS लिखा होता तो ऑप्शन 2 हो जाता। हाँ, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है। ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट कर लो, इसमें 1 2 एक रिंग के अक्रॉस बच्चों, रिंग के अक्रॉस एक ज्योमेट्रिकल सेंटर और ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो 4 ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गए बच्चों। 4 ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गए तो 2 की पावर 4,
अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना रिंग साइज। बच्चों रिंग साइज 10 मेंबर है, साइक्लोएल्कीन अप टू 7 कार्बन एटम डू नॉट शो जीआई, 8 से ज्यादा होते हैं जीआई शो करने लग जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 स्टीरियो आइसोमर बताने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टीरियो सेंटर है, तो 2 की पावर 7 आंसर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 14 बाइफिनाइल, ये वाला कायरल सेंटर बच्चों, कायरल सेंटर ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर। बाइफिनाइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं बच्चों, बाइफिनाइल मैंने सिखाया था एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं, तो बाइफिनाइल के अक्रॉस भी एक स्टीरियो सेंटर होगा, तो स्टीरियो सेंटर होगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 3 इजिकल्स टू 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों फॉर्मूला लगाना है हमें ऑप्टिकल प्यूरिटी कैसे निकालना, डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल, यहाँ से ऑप्टिकल प्यूरिटी आ गई हमारे पास 75%। ये 75% वैल्यू बच्चों हम यहाँ रख देंगे, हमें अल्फा मिक्सचर निकालना है, अल्फा प्योर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों को दे रखा है 30, तो यहाँ से अल्फा मिक्सचर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम इसका एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकेंड आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। बच्चों स्टीरियो आइसोमर 2 कायरल सेंटर और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर 2 की पावर 3 8। क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डेट यूजुअली शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन लगा लो, उसमें 3 7 और 10 नंबर का जो मॉलिक्यूल है वो जीआई शो नहीं करेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी ऑफ द साइक्लिक एंड एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर C5 एस्टिन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों इसके साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों बनाना, ये आपने स्ट्रक्चर आइसोमर बनाए हुए हैं, तो साइक्लिक वाले में वाला जीआई शो करेगा, ये वाला जीआई शो करेगा, तो आंसर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इन द गिवन कंपाउंड हाउ मेनी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑल सारे के सारे जीआई शो कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऑल 4 शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव 2 प्रोडक्ट आफ्टर NH2H। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ, वो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला, इधर गए, देखिए इससे इधर गए और इधर गए, दोनों ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं तो जीआई शो करता है, दो बनते हैं। इसमें बच्चों जो 6 नंबर है, 6 नंबर वाला तो जीआई शो करेगा ही नहीं, लेकिन बच्चों ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर वाला जीआई शो करेगा क्योंकि इसमें डाई कीटोन है, लेकिन इसके आइसोमर बनेंगे 3। क्वेश्चन में पूछा है 2, इंपॉर्टेंट है 7 नंबर वाले के जो बनेंगे वो 3 बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 2, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद बच्चों ये ट्रक्सिलिक एसिड के आइसोमर पूछे आपसे, तो ट्रक्सिलिक एसिड के आइसोमर हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखें। सभी को डार्क लाइन पे बना दिया बच्चों, सभी को मैंने डार्क लाइन पे बना दिया, एक बार पीएच को मैंने डैश लाइन पे कर दिया, एक बार मैंने पीएच को डैश लाइन पे कर दिया, एक बार मैंने COOH को डैश लाइन पे कर दिया। अब 2 को चेंज करने की बारी है, अभी मैंने एक को चेंज किया बच्चों, अब 2 को चेंज करूंगा मैं। 2 को चेंज करने में पोजीशन मैटर करेगी, इन दोनों को चेंज करूं, इन दोनों को चेंज करूं या इन दोनों को चेंज करूं, एक ही बात है, इसलिए मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। अब 1-3 पोजीशन पे चेंज करूं, 1-3 पे बेटा या तो इन दोनों को चेंज करूं या इन दोनों को चेंज करूं, एक ही बात है, तो मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, तो ये तो टोटल इसके जो बने वो 5 बने और पांचों के पांचों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में इजेड नोमेनक्लेचर पूछा गया है, जिसमें जेड कौन सा होगा, वही एटॉमिक नंबर, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर, फिर किसको एटॉमिक मास को देख करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है बच्चों, इसमें C2 और C3 एक्सिस कितनी है। देखो बच्चों ये है ना, ये एक्सिस जा रही है, ये ऐसे एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस के अक्रॉस आप इसको कितना घुमा दो, 120 घुमा दो, 120 घुमा दोगे तो इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी, तो इसमें केवल C3 एक ही होगी बच्चों। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप 180 घुमा दोगे और इसके रेस्पेक्ट में अगर आप 180 घुमा दोगे और इसके रेस्पेक्ट में आप अगर 180 घुमा दोगे बच्चों, तो इसमें C2 जो एक्सिस होगी वो 3 होगी, तो दोनों को सम करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों साइक्लोहेक्सेन पे सिस ट्रांस का है, कॉन्सेप्ट अप डाउन डाउन सिस, अप डाउन सिस, ये ट्रांस, तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो बच्चों क्या हो गया ट्रांस। ऐसे बच्चों और भी ऑप्शन गिवन है, तो इन ऑप्शनों को आप अप डाउन कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्फिगरेशन एनेंशियोमर्स ऑफ एनेंशियोमर है। बच्चों इसका जो सबसे डिफिकल्ट ऑप्शन है क्यू, वो मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने रिलेशन निकालने के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो देखिए ये दे रखा है, ओरिजिनल कंपाउंड मुझे दे रखा है बच्चों ए, इसका क्यू के साथ रिलेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है बच्चों, आगे वाला कार्बन पीछे दे रखा है, पीछे वाला कार्बन आगे दे रखा है, तो इसका फिशर बना लो। CH3 को ऊपर ले गया, CH3 ऊपर, Cl इधर, H इधर, तो ऐसा बना। अब CH3 के पीछे कौन है Br, CH3 के पीछे कौन है Br, Cl के पीछे कौन है बच्चों H, Cl के पीछे कौन है H, H के पीछे कौन है CH3, ऐसे लिख लिया। अब ये Q दे रखा है, इस Q में हम क्या करेंगे, इसका ये बनाएंगे बच्चों फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर पोजीशन बना लिया, तो Br ऊपर, CH3 इधर, H इधर, Br ऊपर, CH3 इधर, H इधर। फिर
Br के पीछे H, मिथाइल के पीछे Cl और H के पीछे CH3। अब इसको 180 घुमा दिया। फिशर पोजीशन को बच्चों 180 कैसे घुमाते हैं? वर्टिकल लाइन को पकड़ के, वर्टिकल लाइन को पकड़ के इसमें ऐसा आएगा। यहाँ 2 स्विच करते हैं ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी बच्चों। कंपैरिजन में CH3 ऊपर गया, H यहाँ आ गया, एक और स्विच किया, Cl इधर, H इधर, ऐसा। अब देखो इसमें स्विचिंग कंसेप्ट, यहाँ से यहाँ कितना स्विच? एक स्विच, और यहाँ से कितना स्विच? एक स्विच। 2 कायरल कार्बन है, दोनों जगह एक एक स्विच हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? एनेंशियोमर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, वही क्वेश्चन नंबर 11 में वही फॉर्मूला लग जाएगा, अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा प्योर इंटू 100। ये मिक्सचर का 8 दे रखा है, 32 इंटू 100 कैलकुलेशन करने से आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में मेंडेलिक एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन जो प्योर फॉर्म में 150 दे रखा है, सैंपल 60 और 40, तो 60 माइनस 40 अपॉन 60 प्लस 40 20 आ गया। ऑप्टिकल प्योरिटी 20 आ गई। अल्फा प्योर आपको 150 दे रखा है, यहां से आप अल्फा मिक्सचर निकाल लेंगे। ये आपको यहाँ गिवन है, तो इससे आपको अल्फा मिक्सचर कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ गिवन कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट कर लो बच्चों। एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है। ये दोनों ग्रुप सेम है। कैसे? आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम कर लो। 1 2 3 4 जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 और 4 पर आ रही है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन किस पे आ रही है? 1 और 4 पे आ रही है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड सेम है, इसलिए इट इज नॉट बिहेव एज ए ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द गिवन कंपाउंड। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर गिवन कंपाउंड देखने से ऐसा लग रहा है CH CH, डबल बॉन्ड D D H H। कंपाउंड सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो एक 1 2 और ये 3। ये वाला GI शो नहीं करेगा बेटा, क्यों? साइक्लोएल्कीन अप टू 7 कार्बन एटम डू नॉट शो GI। तो 3 है तो फॉर्मूला लगा दो, सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज। बच्चों ये इसके स्टीरियो आइसोमर है बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये कायरल सेंटर। इस वाले कायरल सेंटर को क्या बोलते हैं बच्चों? सूडो कायरल। क्या बोलते हैं? सूडो कायरल। तो सूडो कायरल वाला फॉर्मूला लगा देंगे जब मिडिल सेंटर सूडो कायरल है, और जब मिडिल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है तब फॉर्मूला अलग लगता है। तो बच्चों यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स पूछे बच्चों। वही अगेन 1 2 और ये 3 स्टीरियो सेंटर है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और ऑड नंबर में है। और बीच वाला सेंटर कौन सा है? ज्योमेट्रिकल सेंटर। बच्चों बीच वाला अगर कायरल सेंटर होता है तो अलग फॉर्मूला लगता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें 4 ऑप्टिकल एक्टिव आ जाएंगे, 2 मीजो आ जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 वही डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन का है, म्यू इज इक्वल टू म्यू जी प्लस एक्स जी है। बताओ म्यू एंटी का डायपोल मोमेंट क्या कंसीडर करेंगे अपन? 0। और ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये M कंपाउंड को ऑब्जर्व करना है। इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे अपन को जो ये 5 चीजें दे रखी है इनके आंसर करना है। टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम मतलब 3। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक जैसे जो है वो कायरल कार्बन एटम 2। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर बच्चों ये 3 है और 3 वाले में सूडो कायरल जैसा बन रहा है, तो सूडो कायरल वाले केस में आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव निकालेंगे 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो इससे आ जाएगा आपके पास 2। इसका फॉर्मूला भी क्या लगाते हैं आप? 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। इससे भी आ जाएगा 2। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 ग्रुप सेम है, एक ग्रुप डिफरेंट है, तो इसके GI 3 बनेंगे। अपने क्लास नोट्स में भी बना रखा है, तो सबको सम कर लीजिए। 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। 3 और 3 6 और 6 12, तो आंसर इज 12। बच्चों पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीओरिएंट द मॉलिक्यूल एट द लेफ्ट टू द मेज द पार्शियली ड्रॉन पर्सपेक्टिवली एट द राइट। अब ये जो है आपको बच्चों दे रखा है और इसमें आपको m और n की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना है, इनको ओरिएंट करना है। तो बच्चों जो इसका RS आना चाहिए वही इसका RS आना चाहिए। यहाँ एक स्विच किया, फर्स्ट प्रायोरिटी स्विच किया तो यहाँ फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, इसको थर्ड। कैसे जा रहा हूँ? S जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या? R।
अब मुझे इसकी वैल्यू रखनी है बच्चों, जैसे मैंने एम की वैल्यू ऑप्शन चेक करूंगा, मैं इथाइल रखी, इसकी मिथाइल रखी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, एक चेंज करना पड़ेगा। कैसे जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो ये आर आ गया। तो इस तरह ये आर है तो ये भी आर है। इसी तरह से बच्चों आप इसका जो बी ऑप्शन है उसको भी आप चेक कर लेंगे, सेम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग द नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड इज आर। बच्चों नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, और वो क्या होते हैं, रिजोल्वेबल जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव में प्लेन सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब बच्चों ये देखिए, इसका एक ऑप्शन देखिए, इस वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन से अटैच एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग है, कायरल है, लेकिन इसमें फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए ये नॉन रिजोल्वेबल है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए मीजो कंपाउंड इज आर करेक्ट। बच्चों मीजो कंपाउंड की मैंने बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। मीजो कंपाउंड में या तो प्लेन होना चाहिए बच्चों, या सेंटर होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए और मीजो होना चाहिए। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव के होते हैं, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। जो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम एकायरल। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड विच कैन शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखो बच्चों, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जीआई शो करेगा। ये एच और ये एच मिथाइल अलग अलग है। अब इसका बच्चों ट्रांसफॉर्म बनाता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसके ट्रांसफॉर्म में देखिए मिथाइल और ये मिथाइल, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, सिसफॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इसी तरीके से बेटा देखो, इसमें ये यहाँ के रेस्पेक्ट में जीआई शो करेगा। ये वाला जो है बच्चों या एच और ये पूरी साइक्लोहेक्सेन रिंग, एच पूरी साइक्लोहेक्सेन रिंग अलग अलग है। इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो डिफरेंट एटम ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों अगेन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म CH मिथाइल, और ये देखिए बच्चों यहाँ पे H और मिथाइल अलग अलग है, यहाँ से ऊपर गए नीचे गए तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये GI शो करेगा, GI शो करेगा। इसमें एक ही कायरल कार्बन है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसी तरह ए ऑप्शन ABCD चारों ऑप्शन जो हैं वह ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कीटोन बड़ा फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, तो इसको प्रायोरिटी दी। यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो मतलब ये पोजीशन आइसोमर है, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर है। अगर इसमें देखते हैं बच्चों 1 2 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना 2 पोजीशन पर आ रहा है। अब देखते हैं बच्चों, एक जो sp2 कार्बन होता है उसमें बॉन्ड एंगल 120 होता है, तो 120 के लिए इसमें दोनों हाइड्रोजन इस तरह से आएंगे। इसमें हाइड्रोजन एक 120 बॉन्ड एंगल बनाने के लिए ऊपर देखिए, ये हाइड्रोजन 120 इस तरीके से होता है बॉन्ड एंगल। तो अगर ये इस तरीके से है बच्चों, तो इसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा, इसको ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये कैसे हो गए, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने को बोलते हैं हम ट्रांस, और ये सेम डायरेक्शन में हो गए से बोलेंगे सिस। तो सिस ट्रांस मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सिस कॉन्फिगरेशन एट ईच डबल बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो 120 के लिए ऐसा जाएगा, 120 के लिए ऐसा जाएगा, ये वाला ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है ऐसा, तो इसमें ऐसा, ये ऐसा 120 बॉन्ड एंगल। अगर बच्चों ये तो पूरा सिस ओरिएंटेशन में, ट्रांस ओरिएंटेशन इस तरीके से होता है, ट्रांस में ये हाइड्रोजन इधर जाता और ये वाला हाइड्रोजन इधर जाता। तो अगर बच्चों सिस पूछा है क्वेश्चन में, तो इस तरह वाले जो हैं वो आंसर हो जाएंगे, अगर ट्रांस पूछता तो ये वाला आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड। बच्चों मैलिक एसिड ये क्या है, सिस, और ये क्या है ट्रांस, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस का मतलब हो गया कॉन्फिगरेशन आइसोमर भी सही, स्टीरियो आइसोमर, ZE आइसोमर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, Which of the following is correct statement? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर नॉट मिरर इमेज। बिल्कुल देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हुए हैं, यहाँ मिरर लगा हो, क्या मिरर इमेज है क्या, मिरर इमेज नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज। ए कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। ए साइक्लिक कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड डस नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल सही है। साइक्लोडेकिन कैन शो सिस ट्रांस आइसोमर। बच्चों ये देखो साइक्लोडेकिन बना दी, अगेन इसमें दोनों हाइड्रोजन इधर है, तो ये सिस और ये वाला एक ऊपर है एक नीचे की तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों ट्रांस, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इस तरीके से शो करेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर गिवन कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड दे रखा है अल्फा टॉक्सैलिक एसिड। इस कंपाउंड को देखते हैं बच्चों, देखो COOH के ऑपोजिट COOH है, ये पीएच के ऑपोजिट पीएच है, H के ऑपोजिट H है, मतलब इस कंपाउंड में क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री है,
प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा बच्चों ये। अब ये कंपाउंड देखो जीआई शो करेगा क्या, एचपीएच पी जीआई शो कर सकता है, बिल्कुल दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल इनएक्टिव है। लेकिन बच्चों मीजो कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसका कोई भी स्टीरियो आइसोमर जो है वो कायरल नहीं है। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई स्टीरियो आइसोमर क्या नहीं है, कायरल नहीं है, या फिर इसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है 12 नंबर, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियोजेनिक सेंटर। बिल्कुल सही है, जो भी कायरल सेंटर होता है बच्चों वो क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर बोलो या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलो बच्चों एक ही बात है। बी ऑप्शन है, ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर आर नॉट कायरल सेंटर। जैसे बच्चों ये है, ये मेरे पास है एलीन, इस एलीन में बच्चों, एलीन में ये वाला जो ग्रुप है दो इवन नंबर में है, डबल बॉन्ड इवन नंबर में है और ये सेम प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये यहां से हमने एक स्टीरियो सेंटर कंसीडर करते हैं तो बच्चों यहाँ स्टीरियो सेंटर कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें कायरल सेंटर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि और स्टीरियोजेनिक सेंटर आर नॉट कायरल से। ए कंपाउंड में बी कायरल विदाउट कायरल सेंटर। बच्चों ये कंपाउंड कायरल है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड कैसा है, कायरल है। और डी ऑप्शन है, कंपाउंड विल बी कायरल ओनली इफ एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। नहीं, कायरल सेंटर होने पे ही कायरल हो ये जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फिशर पोजीशन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड। बच्चों ये फिशर पोजीशन दे रखा है, हम इसका आरएस करें और जो ऑप्शन गिवन है हमारे पास, जो ऑप्शन गिवन है उन सबका आरएस करें। अगर सेम आ जाता है तो ये सारे आंसर हो जाएंगे, जो सेम आ जाएगा वो आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो बच्चों C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहां से इसको 180 घुमा दो बच्चों, 180 घुमा दोगे तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। जैसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी कि लॉन पेयर उधर चला जाएगा, H उधर चला जाएगा। अगेन BF3 में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसी होगी, देखो इस एक्सिस के अक्रॉस इसे कितना घुमा दो बच्चों, 180 घुमा दो, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अब ये एक्सिस है ना बच्चों, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दोगे तो ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ऐसे घुमा दोगे ऐसे, तो ये ऐसे घुमा दोगे इसको तो इस एक्सिस के अक्रॉस, तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इस वाले को बच्चों इस वाली एक्सिस के अक्रॉस 180 घुमा दोगे तो इसमें भी कौन सी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको गिवन है, इसके 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले ये जो गिवन है ना इसका आरएस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ये H यहाँ गया, एक फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। आर की जगह एक स्विच किया है तो S। इसमें अगेन एक और स्विच, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ, R, लेकिन आएगा क्या, SS। वही बच्चों इस कायरल सेंटर से अटैच एटम और ग्रुप एटम सेम है तो वही शॉर्ट ट्रिक लगा दो, दोनों RR हो या दोनों SS हो तो क्या होती है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकल एक्टिव। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकल एक्टिव आंसर। बच्चों पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 का कॉम्प्रिहेंशन 1 है। इस कॉम्प्रिहेंशन को जो पढ़ोगे आप तो इसमें 2 चीजें लिखी हुई है P और Q के बारे में, कि P एक ऐसा कंपाउंड है जिसे अपन 2 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं और Q ऐसा कंपाउंड है जिसे अपन सेपरेट नहीं कर सकते। और ये पूरी की पूरी जानकारी जो है टार्ट्रिक एसिड के बारे में दे देगी। बच्चों किसको रिजोल्व नहीं कर सकते हम, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड को रिजोल्व नहीं कर सकते। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड को रिजोल्व नहीं कर सकते तो Q होगा, ये हो गया बच्चों मीजो। Q क्या हो गया, मीजो। हम किसको रिजोल्व कर सकते हैं, हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को रिजोल्व कर सकते हैं। मतलब ये हो गया P जो हो गया 2 फॉर्म में रहेगा, जिसे कि बोलेंगे कौन सा मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बच्चों, रेसेमिक मिक्सचर। तो जब आप इस कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो ये वाली चीज आपके पास सामने आएगी। अब यहां बोला है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म ऑफ Q, तो Q आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। ऐसा ऑप्शन चेक कर लेना है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। सेकंड ऑप्शन में देखो बीच में से प्लेन काट दो। बी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन में बीच में से प्लेन कट जाएगा, OH के ऊपर OH, CWH के ऊपर CWH, H के ऊपर H। तो जो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा B। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म P इज, P ऑप्टिकल इनएक्टिव है। रेसेमिक मिक्सचर किस वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है बच्चों, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ये एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। ये आपको मैंने नोट्स में भी लिखा रखा है, कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ये जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में जो है वो डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में पूछा गया है बच्चों। तो जिसका जो फर्स्ट है कि वो क्लासिफाई शुगर XYZ इनटू D और L फॉर्म। देखिए ये बॉटम वाला कार्बन किधर है, इधर है, तो ये वाला हो गया L शुगर।
अब इसमें देखिए बच्चों, ये CS2H नीचे होता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ एक स्विच किया, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ एक स्विच किया तो CS2H यहाँ आ गया, OH इधर आ गया, तो एक और स्विच किया तो OH इधर आ गया, तो ये भी क्या हो गया L। अब बच्चों इसे मुझे 180 घुमाना पड़ेगा, 180 घुमाने पे देखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो बच्चों 180 घुमाऊँ तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये OH इधर है तो इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया L। अब इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट डिस्क्राइब टू द रिलेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्स के साथ रिलेशन है। अब मैंने इसके तीनों ऑप्शन देखे बच्चों, ABC ऑप्शन में कीटोन नीचे की तरफ बना हुआ है, कीटोन नीचे की तरफ बना हुआ है, तो मैंने कन्वीनियंट के लिए क्या किया, इसे 180 घुमा लिया, 180 घुमा के ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब 180 घुमा लिया, अब इसके साथ मैं रिलेशन निकाल लेता हूं। मैं ए ऑप्शन को चेक करके बताता हूं। ए ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों अपन, यहां से यहां गए बच्चों, तो यहां से यहां गए कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहां से यहां गए तब भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। CS2OH तो यहां चला गया बेटा, एक स्विच यहां, H यहाँ आ गया, OH इधर आ गया, तो OH इधर आ गया, तो मतलब यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर जीरो स्विच, यहां से यहां जाने पर भी जीरो स्विच, लेकिन यहां से यहां जाने पर 1 स्विच हो रहा है बच्चों। कितना स्विच हो रहा है, 1 स्विच हो रहा है, 1 स्विच हो रहा है। इसका मतलब दो जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। इसका मतलब बच्चों क्या मिलेगा, डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, सो दे कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपका शीट डिस्कशन कंप्लीट हो गया है।